नमस्कार साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। साथ ही साथ जो है उनसे किस तरह से नए प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और आपका प्रश्न पहला आप लोगों के लिए कि राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार है। ए मेसा का पठार, बी लासोड़िया का पठार, सी भौराट का पठार, डी आबू का पठार। देखिए समझना, जीर्ण शीर्ण पठार का मतलब है राजस्थान का कौन सा पठार सबसे ज्यादा कटा फटा पठार है। कटा फटा पठार कौन सा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है बी लासोड़िया का पठार। जो लासोड़िया का जो पठार है, लासोड़िया का पठार, यह जो पठार है यह उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर में जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, जिसे हम कौन सी झील कहते हैं? जयसमंद झील। जयसमंद झील। और इस जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, यानी कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठारी क्षेत्र है, इस पूर्वी पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लासोड़िया का पठार कहा था। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार कौन सा है, तो लासोड़िया का। या फिर पूछा जाएगा कि जयसमंद झील का या जयसमंद झील के पूरब में स्थित भौगोलिक संरचना को क्या कहा जाता है, या जयसमंद झील के पूर्वी भौगोलिक संरचना कहलाती है लासोड़िया का पठार। और इस जयसमंद झील के बारे में कहा जाता है कि जयसमंद जो झील है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और यह जो झील है इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? तो जलचरों की बस्ती जो है जयसमंद झील को कहते हैं। और जयसमंद झील के किनारे जो स्तंभ बने हुए हैं उन्हें ओदिया कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना, ओदिया शब्द, ओदिया, ओदिया जयसमंद झील के किनारे स्तंभ बनाए गए हैं। और इन स्तंभों का यूज जो है शासक लोग शिकार के लिए या जंगली जानवरों को देखने के लिए करते थे, इसीलिए इन्हें ओदिया कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओदिया जो प्रकाश स्तंभ है, ओदिया जो कि स्तंभ है, कहां पाए जाते हैं? उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेसा का पठार। देखिए मेसा का जो पठार है, मेसा का पठार यहां चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यह मेसा का पठार राजस्थान का अपर्दित पठार है। और किसके द्वारा अपर्दन होता है? नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अपर्दित पठार है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नदियों द्वारा अपर्दित पठार कौन सा है? मेसा का पठार। और कहां पर है? यह चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर।
इसके अलावा यदि हम बात करें भौराट का पठार, तो देखिए भौराट के पठार की बात करते हैं तो भौराट का जो पठार है, भौराट का पठार यहां गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ यानी कि उदयपुर से राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है और इसी पठार पर उदयपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है जरगा, इसी पठार पर जो है जरगा चोटी स्थित है। और भौराट के पठार को राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करने हेतु जाना जाता है, यानी कि भौराट के पठार को जल संभर, जल संभर की संज्ञा दी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जल संभर की संज्ञा किसे दी गई है? भौराट के पठार को। अब जल संभर का अर्थ क्या होता है? जल संभर का मतलब होता है वह भौगोलिक संरचना जो दो अपवाह तंत्र को अलग करती है। तो यह जो भौराट का पठार है, इसके पूर्व से बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियां निकलती है और पश्चिम से अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां निकलती है। और भौराट का पठार दो अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, इसीलिए इसे जल संभर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है आबू का पठार। आबू का पठार जो है यहां सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही जिले में है। और इस आबू के पठार को जो है बैथोलिक संरचना का उदाहरण माना जाता है। बैथोलिक संरचना का उदाहरण माना जाता है और साथ ही इसे इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई, यानी कि राजस्थान का इंसेलबर्ग की संज्ञा किसे दी गई? आबू का पठार। देखिए इंसेलबर्ग जो है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु द्वारा अपर्दन से निर्मित जो है अवस्था है और यह अपर्दन की अंतिम अवस्था है कि जब दो चट्टानों में से मुलायम चट्टान टूटकर अलग हो जाती है और कठोर चट्टान जो हमें दिखाई देती है उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तो कुछ भूगोलवेदाओं का मानना है कि आबू का पठार जो है वायु के अपर्दन से निर्मित एक कठोर चट्टान का उदाहरण है, इसीलिए इंसेलबर्ग कहते हैं। जबकि बैथोलिक संरचना जो है यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान लावा जो मैग्मा है, तरल तप्त पदार्थ मैग्मा चैम्बर से धरातल की ओर आता है तो भूमि के अंदर गहराई में एक बड़े गुंबद के आकार की तरह से जम जाता है और इस गुंबदाकार संरचना को क्या कहा जाता है? बैथोलिक संरचना कहा जाता है। तो कुछ भूगोलवेदा ये मानते हैं कि आबू का पठार जो है यह ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल के अंदर लावा के जो है गुंबद के आकार के जमने से हुआ है, इसीलिए इसे कुछ भूगोलवेदा बैथोलिक संरचना का उदाहरण मानते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के 4 प्रमुख पठारों की बात की जिनकी विशेषताएं हैं और जो हमें एग्जाम में किसी न किसी रूप में हमें पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। थार के मरुस्थल को विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है कारण थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन की प्रधानता है। सही कूट का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है तथा आर गलत है और ए गलत है तथा आर सही है। सबसे पहले बात करते हैं थार के मरुस्थल की। जो थार का मरुस्थल है जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहते हैं, थार का मरुस्थल यहां
दैत्य सागर का अवशेष माना जाता है। और थार के मरुस्थल में, कहां पे? थार के मरुस्थल में तरसरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और इन टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्या है? भंडार है। और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यह सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन की क्या है? प्रधानता है, यानी कि आर सही है। एक ही बात करें कि इस थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के साथ साथ यहां पर किसकी और प्रधानता है? यहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास, इसकी भी यहां पर क्या है? प्रधानता है। यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन इस थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसीलिए थार के मरुस्थल को विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सही है। और आर जो है वह ए की व्याख्या करता है, क्योंकि आर कहता है कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसमें परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। और परंपरागत ऊर्जा संसाधन यहां पर टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसी कारण यहां पर जो है ऊर्जा की विपुल संभावना है, ऊर्जा के विपुल भंडार है। इसी कारण इसे विश्व के शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। इसका सही उत्तर है वह है ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है? ए 25 मिलीमीटर, बी 50 मिलीमीटर, सी 250 मिलीमीटर, डी 500 मिलीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले तो शेखावटी प्रदेश किसे कहते हैं? तो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं। शेखावटी प्रदेश जो है इसके अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। यह 3 जिले जो है शेखावटी प्रदेश के भाग है। और शेखावटी जो प्रदेश है यह अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। कि जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन करते हैं तो यह अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेमी के आसपास क्या होती है? वर्षा होती है। और जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में विभाजन करने वाली जो समवर्षा रेखा है, आइसो हाइट है, वह है 25 सेमी वर्षा रेखा, जिसे हम 250 मिलीमीटर कहते हैं। तो यदि हम राजस्थान की मैप में बात करें तो यह जो राजस्थान का मैप है, यह राजस्थान का जो मैप है, इस मानचित्र में यदि हम बात करें 25 सेमी यह है 25 सेमी सम
वर्षा रेखा, यानी कि 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है। और यहां जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश के समांतर जो गुजरती है वह है 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा या 50 सेमी सम वर्षा रेखा। बात करें शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश जो है यह पूरा भाग, यह पूरा जो है शेखावटी प्रदेश का भाग है। और इस शेखावटी प्रदेश की पूछा गया है पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? तो यह शेखावटी जो प्रदेश है इसका यह भाग है पूर्वी भाग, और यह भाग है वह है पश्चिमी भाग। कौन सा है? पश्चिमी भाग। और इस शेखावटी प्रदेश, यह जो शेखावटी प्रदेश है इसकी पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वह कौन सी वर्षा रेखा करता है? तो यदि मानचित्र पर थोड़ी सी नजर डालें तो पता चलता है 25 सेमी समवर्षा रेखा इसकी जो है पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। और जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है उसको मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर कहते हैं, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी। 250 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है यहां शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि अरावली के समांतर कौन सी गुजरती है तो 500 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है यहां अरावली के समांतर गुजरती है। और जब अरावली के समांतर गुजरती है तो यह वर्षा के आधार पर राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान यह है, पश्चिमी राजस्थान और यह है पूर्वी राजस्थान। यहां पर -50 सेमी, -50 सेमी का मतलब है 50 सेमी से कम बारिश होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में +50 सेमी, यानी कि पूर्वी राजस्थान में 50 सेमी से ज्यादा बारिश होती है। लेकिन आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो वह वर्षा रेखा है 40 सेमी, 40 सेमी या 400 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है यह राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आधा भाग रहता है पश्चिम में और आधा भाग रहता है पूर्व में। लेकिन ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान जो है यह विभाजन वर्षा के आधार पर किया गया है। जहां पर 50 से ज्यादा होगी पूर्वी राजस्थान कहलाएगा, जहां पर 50 से कम होगी वह पश्चिमी राजस्थान कहलाएगा। और यह जो 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह अरावली के लगभग है समांतर गुजरती है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि थार के मरुस्थल का विभाजन करने वाली कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? 40 सेमी या 400 मिलीमीटर, जो कि राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है। और अरावली के समांतर गुजरने वाली कौन सी है? 50 सेमी या 500 मिलीमीटर, जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का रूप में राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पूर्वी राजस्थान जहां 50 से ज्यादा बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान जहां 50 से कम बारिश होती है। और यह वर्षा रेखा को लेकर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वर्षा रेखा कहां से गुजरती है। तो राजस्थान से एक और वर्षा रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है 10 सेमी, 10 सेमी या यहां कहें 100 मिलीमीटर। 10 सेमी या 100 मिलीमीटर वर्षा रेखा
यह राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरती है और वह जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर जैसलमेर से गुजरती है, 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर यह बीकानेर से, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन 3 जिलों से यहां गुजरती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले से 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो यह था समवर्षा रेखा को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार है। ए भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, बी नागौर बीकानेर, सी नागौर अजमेर और डी राजसमंद अजमेर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुबड़ पट्टी क्या है। तो देखिए कुबड़ पट्टी को, जिसे हम बाका पट्टी कहते हैं, कुबड़ पट्टी, इसे ही बाका पट्टी और इसे ही हॉन्च बेल्ट की संज्ञा दी गई। अब यह क्या है? तो यह जो है नागौर से अजमेर, नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। क्या है? फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। और इस फ्लोराइड युक्त जल को पीने से लोग जो है कुबड़े बाका हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें जो है हॉन्च बेल्ट, बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी की संज्ञा दी गई है। और इससे जो बीमारी होती है उसे फ्लोरोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो फ्लोराइड युक्त जल पीने से शारीरिक दिव्यांगता उसमें आ जाती है, आदमी कुबड़ा हो जाता है। इसीलिए इस नागौर से अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है उसे हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार है, इसका सही उत्तर है वह है सी नागौर से अजमेर। यदि हम बात करें भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, तो समझना भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपर माल का पठार है। कौन सा है? ऊपर माल का पठार, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य है। बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र है, और जो जिप्सम जमाव क्षेत्र है उसे हार्डपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डपन कहा जाता है। और राजसमंद से अजमेर के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र है, और पन्ना जमाव क्षेत्र को हरि अग्नि या ग्रीन फायर बेल्ट की संज्ञा दी गई है। तो कुबड़ पट्टी का संबंध है नागौर से अजमेर के मध्य, और हरि अग्नि पेटी या ग्रीन फायर बेल्ट जो है इसका संबंध है राजसमंद से अजमेर के मध्य। हार्डपन जो कि जिप्सम जमाव क्षेत्र है उसका संबंध है नागौर से बीकानेर के मध्य। और ऊपर माल का पठार यह बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। ए देबारी दर्रा, बी कामली घाट, सी जैतवास दर्रा, डी हाथीगुड़ा दर्रा। देखिए सबसे पहले दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा नाल या घाट, यह तीनों ही जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यहां पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो संकीर्ण मार्ग होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में संकीर्ण या
संकरा जो मार्ग होता है, इस मार्ग को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। अब देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। और यदि हम दर्रों की बात करें तो मध्य अरावली में जो मध्य अरावली है, इसका विस्तार राजस्थान के अजमेर जिले में, किस जिले में है? अजमेर में। और मध्य अरावली में एक तो बर दर्रा मिलेगा, कौन सा मिलेगा? बर दर्रा। इसके अलावा सूरा घाट मिलेगा, शिवपुरी, अरनिया, झीलवाड़ा, पीपली, परवेरिया। यहां जो सभी दर्रे हैं यह सब मध्य अरावली के अंदर। इसके अलावा दक्षिण अरावली की बात करें, दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वह सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, इन 3 जिलों में। और इन 3 जिलों में कौन कौन से दर्रे हैं? तो एक तो है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, झीलवा नाल, देसूरी दर्रा है, स्वरूप घाट है, सोमेश्वर दर्रा है, देबारी दर्रा है, हाथी दर्रा है, कामली घाट है, गोरम घाट है और हाथीगुड़ा दर्रा। तो ये सभी दर्रे जो है दक्षिण अरावली में। देखिए हाथीगुड़ा दक्षिण अरावली का है, कामली घाट यह दक्षिण अरावली का है और देबारी दर्रा यह भी दक्षिण अरावली का है। तो जो सी जैतवास जो है यह अरावली का दर्रा नहीं है। यह जो जैतवास है यह बूंदी के अंतर्गत है। कहां पर है? बूंदी। और बूंदी जो है यह किसका भाग है? हाड़ौती के पठार का, हाड़ौती का पठार। यानी कि जो जैतवास दर्रा है वह हाड़ौती के पठार में स्थित है, अरावली में स्थित नहीं है। ध्यान रखना, अरावली में यह जो दर्रे हैं बर, अरनिया, सुराघाट, शिवपुरी, झीलवाड़ा, पीपली और परवेरिया है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, झीलवा नाल, देशूरी, स्वरूप घाट, सोमेश्वर, देबारी, हाथी दर्रा, कामली घाट, गोरम घाट और हाथीगुड़ा, यह सब दक्षिण अरावली के जो है प्रमुख दर्रे हैं। अब इसमें से कौन से दर्रे हमें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए उनकी बात करते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है बर दर्रा। कौन सा पूछा जाता है? बर दर्रा। अब बर दर्रा क्यों पूछा जाता है, इसकी पूरी कहानी को समझना कि बर दर्रा जो है यहां पाली जिले में, किस जिले में है? पाली जिले में है, ये ध्यान रखना। और यह जो बर दर्रा है यह मध्य अरावली का भाग है। किसका भाग है? मध्य अरावली का भाग है। और इसको कैसे पूछा जाता है देखिए समझना कि बर दर्रा जो है यह शुरू होता है पाली से लगाकर जो यह ब्यावर है, पाली से ब्यावर के बीच में एक नेशनल हाईवे है, इसे कहा जाता है
NH 162 और इस NH 162 जो है यहां एक दर्रे से गुजरता है। इस दर्रे का नाम है बर दर्रा। कौन सा दर्रा है? बर दर्रा। किस जिले में है? पाली में। और यह किसको जोड़ता है? पाली को अजमेर ब्यावर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ब्यावर से जोड़ता है। और पाली को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मारवाड़ कहते थे। और ब्यावर यानी अजमेर को क्या कहा जाता था? मेरवाड़ा कहा जाता था। तो देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जो दर्रा है वह मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता था। तो बर दर्रा जो पाली में मध्य अरावली का जो भाग है यहां मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता था। और आपसे नेशनल हाईवे भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 162 है। इसी तरह से एक और दर्रा आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है जिसका नाम है कामली घाट। कामली घाट जो है यह अजमेर और राजसमंद यह है अजमेर और यह है राजसमंद। और यह जो है NH है 58 और NH 58 जो है वह किस दर्रे से गुजरता है? कामली घाट से गुजरता है। कामली घाट किस जिले में है? राजसमंद जिले में। और अजमेर को प्राचीन काल में कहा जाता था मेरवाड़ा और राजसमंद को कहा जाता था मेवाड़। इसीलिए यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा दर्रा मेरवाड़ा को मेवाड़ से जोड़ता है? तो कौन सा है? कामली घाट। या फिर कामली घाट जो है किस दर्रे से, कामली घाट से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH 58 गुजरता है, जो कि पहले NH 8 था, उसके दो भाग कर दिए गए 58 और 48। 48 राजस्थान से गुजरने वाला एकमात्र एक्सप्रेस वे है, जबकि NH 58 यह कामली घाट से गुजरता है और यह मेवाड़ और मेरवाड़ा को जोड़ता है। तो दर्रा पूछा जाता है कि मेरवाड़ा और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कामली घाट। और नेशनल हाईवे पूछा जाता है तो NH 58 है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से दर्रे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। वे पूछे जाते हैं जो किसी प्रमुख स्थानों या क्षेत्रों को जोड़ते हैं। यहां से एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पर्यटन की दृष्टि से कि यहां जो NH 58 है यहां है अजमेर। यहां अजमेर को नागौर से भी जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नागौर से जोड़ने वाला यह नेशनल हाईवे भी कौन सा है? NH 58 है। राजसमंद से अजमेर, अजमेर से नागौर जाता है। तो नागौर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मेड़ता। और अजमेर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पुष्कर। तो पुष्कर और मेड़ता दोनों NH 58 पर है और यह NH 58 मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ता है। यह भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 58 है। और मेरवाड़ा सर्किट में दो जिले आते हैं, नागौर और अजमेर। नागौर का मेड़ता और अजमेर का पुष्कर। यह मेरवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे 10 पर्यटन सर्किट है उसमें से मेरवाड़ा सर्किट जिसको NH 58 जोड़ता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है या कामली घाट से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, ए, अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखना, अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। सही है। क्यों सही है? क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति है, अरावली की उत्पत्ति यहां आद्य महाकल्प, जिसे कहा जाता है एजोइक एरा, एजोइक एरा, इस एजोइक एरा यानी कि पूर्व प्राथमिक युग, पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया, गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से अरावली की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और अरावली की उत्पत्ति जो है वह प्रथम पर्वतीकरण के दौरान हुई है, इसीलिए अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है। यह सही है। बी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो अब देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और मालवा का जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। और प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का जो पठार है, यह पठार गोंडवाना लैंड का ही विस्तारित भाग है। यानी कि गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से मालवा के पठार की, और मालवा के पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। इसका मतलब दूसरा भी क्या है? सही है। तीसरा है पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष रूप है। अब देखिए, पश्चिमी बालू का मैदान है कौन सा? पश्चिमी बालू का जो मैदान है, यह मैदान थार के मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है? थार का मरुस्थल का भाग है। और थार का मरुस्थल यह 33 सागर का अवशेष है। क्या है? 33 सागर का अवशेष है। इसीलिए ध्यान रखना, यह तीसरा भी क्या है? सही है। चौथा है उत्तर पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है। यानी उत्तर पूर्वी मैदान का मतलब है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान का तात्पर्य है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो निर्माण है वह गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुई है। यानी कि गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह
गंगा के मैदान का भाग है। किसका भाग है? गंगा के मैदान का भाग है, पंजाब के मैदान का भाग नहीं है। तो अब देखिए, उत्तर पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है, यह गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो डी गलत है कि उत्तर पूर्वी मैदान जो है यह पंजाब के मैदान का भाग है, और पंजाब के मैदान का जो निर्माण है यह सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की जो पंच नद है, कौन सी है? पंच नद। इन पंच नद से हुआ है। पंच नद में जो है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, यह 5 नदियां आती है, और इन पंच नद से जो है पंजाब के मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। पंजाब का मैदान का तात्पर्य है 5 नदियों के बीच की भूमि, यानी कि पंच दोआब क्षेत्र है, जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एक और नए प्रश्न की, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछने लायक है कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय दशाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी क्रिया की पहचान कर सही कूट का चयन करें। कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पर मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण किससे हुआ है? पहला, समुद्र का पीछे हटना। दूसरा, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण। तीसरा, मानवीय क्रियाकलाप। और चौथा, बालू का स्तूपों की प्रधानता। तो देखिए, मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थलीकरण यहां पर हुआ है, इसका यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है वह है मानवीय क्रियाकलाप। प्रमुख कारण क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप में कौन कौन से? एक तो है वन उन्मूलन, वनों उन्मूलन, अतिचारण और अतिहलन। एक तो कारण क्या हो गया? मानवीय क्रियाकलाप। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, और तापमान में जब वृद्धि हुई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण के कारण यहां की मिट्टी क्या होगी? शुष्क हो गई, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है यहां पर मरुस्थलीय दशाओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है, वह कारण है समुद्र का पीछे हटना। तीसरा कारण है समुद्र का पीछे हटना। पीछे हटना। अब समुद्र का पीछे हटने का तात्पर्य है कि जो तृतीय, यह जो थार का मरुस्थल था, थार का मरुस्थल तृतीयक युग, यानी कि साइनोजोइक एरा, साइनोजोइक एरा तक यह थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे था, समुद्र के नीचे था। और इसके बाद जब समुद्र धीरे धीरे पीछे हुआ तो चतुर्थक युग में, क्वाटरनरी युग में जो है थार के मरुस्थल की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए जो है तृतीयक युग तक ये समुद्र के नीचे था। तृतीयक युग के बाद में जब समुद्र पीछे हटा तो यहां पर समुद्र का अवशेष जमा हुआ, जहां पर तापमान में वृद्धि और मानवीय क्रियाकलापों के कारण मरुस्थलीय दशाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो 1, 2 और 3 से। चौथा है बालू का स्तूपों की प्रधानता। देखिए, बालू का स्तूपों की प्रधानता यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बालू का स्तूपों की गतिशीलता होती है, वह बालू जो है मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रधानता
मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मरुस्थलीय दशाओं के कारण ही यहां पर बालू का स्तूपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर जो माना जाता है वह 1, 2 और 3 सही है। 4 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि बालू का स्तूपों की प्रधानता मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मरुस्थल हुआ, इसीलिए मरुस्थलीकरण जब हुआ तो वायु अपर्दन के कारण और वायु के अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो रेत थी वह अलग अलग जो है टीलों के रूप में बालू का स्तूपों के रूप में क्या होगी, जमा होगी, और बालू का स्तूपों की यहां पर क्या होगी, प्रधानता होगी। तो ये अच्छे से आपको समझ के जाना है कि किस तरह से वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो प्रश्न आते हैं वह फैक्ट बेस कम होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट के नहीं आते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने उसको याद किया है, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने उसको समझा है, तो कोई भी फैक्ट आएगा तो वो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कई बार हमें कॉन्सेप्ट के आधार पे फैक्ट पूछे जाते हैं और हम कई बार जो है केवल फैक्ट रट के जाते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर कोशिश करेंगे, आप और हम मिलकर यहां पर कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न यदि हम लेते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, और उससे कितने सारे नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। जैसे यह प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल कब तक समुद्र के नीचे था, तो तृतीयक युग साइनोजोइक एरा तक तो यह समुद्र के नीचे था, और इसके बाद जो चतुर्थक युग आया जिसे हम नियोजोइक एरा कहते हैं, नियोजोइक और एरा के प्लिस्टोसिन काल में यहां पर थार के मरुस्थल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, और जहां मानवीय क्रियाकलाप और जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण हुआ था। तो यह था आज का अपना एक सेशन, जिसमें हमने राजस्थान के भूगोल से संबंधित भौतिक प्रदेशों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। और यह जो सीरीज है यह कंटिन्यू इसी तरह से नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ नए प्रश्नों के साथ हम जारी रखेंगे, और यही प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं न कहीं सफलता भी दिलाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है केवल आंकड़े चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, और आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो किसी भी आंकड़े को रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हम रटें, सबसे ज्यादा हम समझें, समझने के साथ ही हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें कि क्या यहां से फैक्ट बन सकता है, और उस फैक्ट को बिना याद के, बिना रटे कॉन्सेप्ट के आधार पर सही करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, शुभरात्रि। सभी जो है अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें, और साथ ही साथ जो है नियमित रूप से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों को 1, 2, 10 जितने प्रश्न आपसे सॉल्व हो सकते हैं, जितने प्रश्न या कंटेंट आपके पास अवेलेबल है उसका अच्छे से रीडिंग कीजिए, अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और अपनी जो है सफलता की मंजिल को पार कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।